Hello to everyone, students. Today we are going to start with the Biot Servet application. Means अब हमने क्या करना है, जैसे Biot Servet लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया है, then we have to discuss about its application. इसके एप्लीकेशन जो है itself बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आपने क्या करना है कि पहले Biot Servet लॉ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एंड देन उसका यूज कैसे करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अनदर केसेस, तो वो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन. आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर. मींस आपने B का वैल्यू फाइंड आउट करना है ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर की. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैंने किसी एक पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. वो देखिए कैसे, यहां पे मैंने एक कंडक्टर लिया, इसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर. और इसकी वजह से मैंने एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, क्लियर. और यहां पे मैं इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, लेट इट बी द DL. तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट I DL वेक्टर, क्लियर. और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहां से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, और इसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. एंड लेट इट बी x एंड y. पहले तो मैं क्या है कि एक फाइनाइट लेंथ के लिए प्रूव करता हूं, बट ये है कि जब मैं इसका रिजल्ट डिस्कस करूंगा देन आई विल डिस्कस फॉर द इनफाइनाइट लेंथ आल्सो, कि अगर मैं इस लेंथ को इनफाइनाइट ले लूं तब भी मेरे पास रिजल्ट यही वाला ट्रू हो सकता है. वो भी हमने देखना है कि कैसे, क्लियर. अब देखिए ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इसकी वजह से मैंने फाइंड आउट करना है. अब एक सिंपल सी चीज है कि मेरे लिए इंक्लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करना ज्यादा इजी है या मेरे पास ये वाला स्ट्रेट डिस्टेंस. बिकॉज अगर मुझे क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी मेजर करना है, तो मेरे लिए क्या होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द इंक्लाइन डिस्टेंस, क्योंकि उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो मैंने क्या करना है, यहां से यहां तक का स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करना है. तो यहां से मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस लिया, लेट इट बी A. और यहां पे एंगल कितना बन रहा है, लेट इट बी फाई, और ये मेरे पास कितना है 90 डिग्री. और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेट इट बी L, क्लियर. अब मैंने क्या करना है, इस टोटल लेंथ को कंप्लीट करना है इन द टर्म्स ऑफ एंगल. मतलब क्या है, इन द टर्म्स ऑफ एंगल आपने इस टोटल लेंथ को क्या करना है, कंप्लीट करना है इस टाइप से. मींस आपके पास क्या होगा कि अगर मैं यहां से यहां इस टाइप से मूव करता हूं, अगर मैं ऐसे मूव करता हूं, देन यू कैन सी कि मेरे पास टोटल लेंथ ही कवर अप हो जाती है. मींस इन द टर्म्स ऑफ द एंगुलर मोशन मैंने क्या किया, इस टोटल लेंथ को कवर अप किया है, क्लियर. और मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां से यहां तक ये एंगल ले लेता हूं फाई 1, और ये एंगल मैंने लिया है फाई 2, क्लियर. क्योंकि देखिए आपके पास क्या है कि आपने टोटल लेंथ को कंप्लीट किया जब आप फाई 1 टू फाई 2 मूव करते हो. और एक तरह से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं, इससे बिलो जो एंगल होगा वो नेगेटिव, और इससे अबव जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव. हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि मेरे पास जो आंसर आए, जो एक्सप्रेशन आए, वो ऑलवेज नॉन पैरामीटर में आए. तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि जैसे मेरे पास R है, L है, वो A की टर्म्स में कन्वर्ट हो. क्यों, क्योंकि A जो है मेरे लिए नॉन पैरामीटर है, और फाई भी मेरे पास नॉन है. क्यों, क्योंकि फाई का वेरिएशन फाई 1 टू फाई 2 तक है, वो मुझे पता होगा यहां पे, क्लियर. तो देखिए आपके पास बायट सर्वेट लॉ क्या है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर. इसका मैंने यूज करना है. यहां पे मैंने R को, L को, थीटा को फाई और A की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. वो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले देखिए, अगर मैं ट्रायंगल देता हूं, दिस वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है, थीटा प्लस 90 प्लस फाई, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा. मींस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस फाई, वो कितना होगा, 180 डिग्री. तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री माइनस फाइव, ये आ गया. अब अगर मैं यहां पे पुट करूंगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन 90
-5, तो यहां पे कितना आ जाएगा cos 5। क्लियर? तो मीन्स थीटा मेरे पास 5 में चेंज हो गया। क्लियर? नाउ r बाय a, क्योंकि देखिए r का वैल्यू आपने पता करना है इन द टर्म्स ऑफ द a। तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। r बाय a हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये क्या होगा सेकेंड 5। तो मैंने यहां पे ले लिया इसे सेकेंड 5। इसे आप थीटा की टर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, आपने 5 की टर्म में लेना है। तो इसका मतलब मेरे पास r का वैल्यू क्या हो गया, a सेकेंड 5। अब L अपॉन ए क्या होगा, L अपॉन ए दिस अपॉन दिस मीन्स ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो ये क्या होगा tan 5। तो इसका मतलब क्या है, L क्या आ गया, a tan 5। बट मुझे क्या चाहिए, dl चाहिए, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन ले लूंगा। dl बाय d5 इक्वल टू क्या होगा, a सेकेंड स्क्वायर 5। तो dl का वैल्यू क्या आ जाएगा, a सेकेंड स्क्वायर 5 d5, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास dl का वैल्यू भी है, r का वैल्यू भी है और यहां पे मेरे पास sin थीटा का वैल्यू भी है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो db क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, dl का वैल्यू a सेकेंड स्क्वायर 5 d5, ये मेरे पास dl का वैल्यू sin थीटा, ये क्या हो गया था cos 5 एंड डिवाइड बाय द r स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो मतलब वो क्या होगा a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर 5, ये मेरे पास आ गया। अब यहां पे a के से तो ये कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड स्क्वायर 5 सेकेंड स्क्वायर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से db हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a cos 5 d5, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो db आया है इसके थ्रू मैंने क्या करना है, b निकालना है। ठीक है, तो आपके स्मॉल अमाउंट के टोटल के लिए क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। तो अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए टोटल के लिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा, b इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a cos 5 d5 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 5 है, तो 5 का वेरिएशन कहां से कहां तक है, 5 1 से 5 2 तक। तो मैंने ले डाली लिमिट 5 1 टू 5 2 और 5 1 आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से नीचे है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a, ये कॉमन आ जाएगा, माइनस 5 1 टू 5 2 cos 5 d5। अब क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a। अब ये जो cos 5 है, cos 5 बेसिकली क्या है हमारे पास, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो मेरे पास होता है sin 5 एंड द लिमिट इज फ्रॉम माइनस 5 1 टू 5 2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a साइन 5 2 माइनस ऑफ साइन माइनस 5 1, मीन्स अपर माइनस लोअर लिमिट, ये मेरे पास आ गया। तो यहां पे क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन साइन 5 2 प्लस साइन 5 1, ये मेरे पास आ गया एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करने की वजह से वो मेरे पास ये आएगी। अगर मान लो मैंने इसे प्रिसाइज मैनर में लिखना है, देन मैं इसे इस टाइप से लिख सकता हूं, साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। क्लियर? अब ये तो हो गया मेरे पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन। अब आते हैं इसके केसेस।
इसके टू केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट आपके पास क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि ये कंडक्टर मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है, और जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो नियर टू द मिड है। नियर टू द मिड का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंडक्टर का लेंथ इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो उसमें मिड पॉइंट कभी भी डिसाइड नहीं होगा कि कहां पे होगा। जैसे मान लो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी पॉइंट होगा वो नियर टू द मिड पॉइंट कंसीडर होगा, एक्सेप्ट एंड पॉइंट को छोड़ के। तो ये जो पॉइंट्स होंगे नियर टू द मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो मींस मेरे पास केस नंबर 1 आता है, एक्सप्रेशन था हमारे पास b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। केस 1 when p is lying near to मिड पॉइंट, तो उस केस में आपने याद रखना है फाई 1 और जो फाई 2 होंगे वो दोनों आपके पास 90 डिग्री के होंगे। ये आपने याद रखना है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि मींस फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 के होंगे। तो आपके पास क्या होगा यहां पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 इज 1 प्लस 1 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो b नियर टू द मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय ए, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर। नाउ केस 2, केस सेकंड में देखिए हमारे पास क्या होता है, व्हेन p इज लाइंग नियर टू द एंड पॉइंट, कि अगर वो यहां पे लाई करता है यहां पे लाई करता है, मींस व्हेन p is lying near to end point लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा यहां पे, इस केस में एक एंगल तो मेरे पास होगा 90 डिग्री का और एक एंगल मेरे पास होगा 0 डिग्री का। तो अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 0, एंड साइन 0 क्या होगा 1, सॉरी साइन 0 0 होगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा नियर टू द एंड। आप देख सकते हो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, जस्ट यहां पे ट्वाइस वैल्यू है। तो अगर ये ट्वाइस वैल्यू है तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूं कि आपके पास जो b होगा नियर टू द मिड पॉइंट जो होगा वो ट्वाइस ऑफ द b नियर टू द एंड पॉइंट। और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, वेयर वी हैव टू शो कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नियर टू द मिड पॉइंट जो होगी वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर टू द एंड पॉइंट। इस टाइप से आपने क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। बाकी इसका एक कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा किसमें, जब हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द बायट-सावर्त लॉ एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लॉ। मींस एक सर्कल के सेंटर पे हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बायट-सावर्त लॉ का यूज करके भी निकालेंगे और एक मैं इस कॉन्सेप्ट का भी उसमें यूज कराऊंगा, और इससे आपको लर्न करना, उसे याद रखना काफी इजी हो जाएगा। क्लियर, एनी डाउट?